हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो ये है टेस्ट सीरीज नंबर 117 जो कि मुरादाबाद डिवीज़न से टेस्ट लिया गया था। ये नॉर्दर्न रेलवे में आता है और ये जो इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो है 7 अक्टूबर 2023 और जो इस क्वेश्चन से टेस्ट लिया गया था वो डेट है 15 अक्टूबर 2023। ये जो आप जानते हैं कि यहाँ से जो भी क्वेश्चन यहाँ टेस्ट में लिए जाते हैं, टेस्ट में जो इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें कुछ न कुछ करेक्शन ज़रूर किया जाता है। तो इसमें करेक्शन इस प्रकार से किया गया था कि जितने भी क्वेश्चन थे अब से जो भी टेस्ट होंगे उसमें यही नियम फॉलो होगा कि जितने भी क्वेश्चन इसमें इस्तेमाल किए जाएंगे तो सबसे पहले उन क्वेश्चनों को छांटा जाएगा जो सभी डिपार्टमेंट के लिए यूज़फुल है। मतलब जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, जो कितने लोग ऐसे हैं जो कैरेज वर्कशॉप में हैं, कितने ऐसे हैं जो वैगन वर्कशॉप में हैं और कितने ऐसे हैं जो CNW में हैं जिनको दोनों चीज़ पढ़ना है। तो हमने क्या इसका सलूशन निकाला है कि जो कैरेज वर्कशॉप में है CNW वालों को इसमें ज़्यादा बेनिफिट है। कैसे है हम आपको बताते हैं। पहले जो 1 से लेके 30 तक के जो क्वेश्चन हैं यहाँ लिखा हुआ है और ऐसा हर जगह लिखा हुआ रहेगा। 1 से लेके 30 तक के जो क्वेश्चन हैं वो सिर्फ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो दोनों डिपार्टमेंट के लिए बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को रखा गया और उसी का वीडियो भी बनाया जाएगा। तो 30 क्वेश्चन ऐसे हो गए। ठीक है, उसके बाद ऐसे क्वेश्चन को रखा जाएगा जो कोचिंग स्टॉक से रिलेटेड हैं। तो कोचिंग स्टॉक से रिलेटेड जो क्वेश्चन इसमें पाए गए हैं वो 31 से लेके 75 क्वेश्चन पाए गए हैं। ठीक है, टोटल 45 हो गए। उसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो सिर्फ वैगन से ही संबंधित है। कोचिंग वर्कशॉप में काम करने वाले जो एम्प्लॉय हैं, कैंडिडेट हैं, उनके किसी काम का नहीं है वो। तो ऐसे क्वेश्चन हैं 76 से लेके 100 तक कुछ क्वेश्चन हैं। टोटल 25 हैं। टोटल 25 हैं। उसके बाद 10 राजभाषा तो ऐसे हैं जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो टोटल 110 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, इतना क्वेश्चन CNW में जो काम करते हैं उनके लिए इतना ही क्वेश्चन है। और भी क्वेश्चन उनके लिए है। अब क्या हुआ, जो 45 क्वेश्चन कोचिंग से संबंधित पूछे गए थे लेकिन वैगन का तो किसी काम का नहीं था, तो अलग से इसमें 45 क्वेश्चन वैगन के लिए डाला गया। उसके बाद 25 ऐसे क्वेश्चन थे जो वैगन से संबंधित थे, जिसका किसी भी प्रकार से कोचिंग स्टॉक में काम करने वाले यानी कि कैरियर वर्कशॉप में काम करने वालों के लिए कोई यूज़फुल नहीं था। तो 25 क्वेश्चन अलग से कोचिंग के डाले गए। तो टोटल क्वेश्चन हो गए 110 जो CNW के लिए यूज़फुल हैं। ठीक है, 45 क्वेश्चन अलग से ऐड किए गए। 45 कोचिंग स्टॉक के क्वेश्चन थे इसलिए वैगन के लिए अलग से ऐड किए गए। 25 जो क्वेश्चंस हैं वो वैगन से आए थे लेकिन कोचिंग वालों के लिए बेनिफिशियल नहीं, तो वो अलग से ऐड किए गए। और 22 ऐसे क्वेश्चन थे जिसको कि चेंज किया गया। अब आप पूछेगा कि LHB के जो कोच हैं उसमें कितने चक्के होते हैं, कितने ब्रेक सिलेंडर होते हैं, कितने ब्रेक ब्लॉक होते हैं, ये सब बहुत ही आसान से प्रश्न है। तो इसको चेंज करके अलग से 22 क्वेश्चन डाला गया। तो टोटल इसमें क्वेश्चनों की संख्या हो गया 202। और ऐसा टेस्ट जो 202 टेस्ट का जो टेस्ट होता है, ऐसा टेस्ट देने पर कोई फेल नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगता है इस क्वेश्चन को बनाने में। और जो भी ये टेस्ट देते हैं फेल नहीं होते हैं बल्कि फर्स्ट रैंक लाते हैं। और इसका सबूत हम आपको अभी दिखाएंगे कि कैसे यहाँ से जुड़े हुए लोग फर्स्ट लाते हैं और इससे आपको एक मोटिवेशन भी मिलेगा। अभी तुरंत एक रिजल्ट आया है जो रतलाम डिवीज़न में कार्यरत हमारे जो हमसे जुड़े हुए जो लोग थे उन्होंने सफलता प्राप्त की है और उसका आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो अभी अभी रतलाम डिवीज़न का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन अभी भी उसका रिज़ल्ट अभी आया है और उसमें जो फर्स्ट रैंक है उनका नाम है। और हम जो भी हमसे जुड़ता है उनको यही बोलेंगे कि ऐसा तैयारी करना है कि फ़र्स्ट रैंक आने का प्रयास करना है, पूरी तरह से कोशिश करना है कि फ़र्स्ट रैंक ही लाना है। उसके लिए चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े उतना करेंगे, चाहे जितना पढ़ना पड़े उतना पढ़ेंगे। और जो मटेरियल की कमी होगी, आपको मटेरियल की कमी होगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ ऐसे ऐसे टेस्ट होते हैं, ऐसे ऐसे मटेरियल मिलते हैं कि ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन उसमें ऐड किया जाता है कि कोई भी जो है पार्ट्स बाकी नहीं रहे, जहाँ से जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं
उनको दिमाग में आए कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वैसे क्वेश्चन को भी उसमें ऐड किया जाता है। तो पूरी तरह से प्रयास करना है कि फर्स्ट रैंक ही आना है। यदि आप यहाँ से जुड़े हैं तो फर्स्ट रैंक लाइएगा। और ये परंपरा बरकरार रखा है इन्होंने, जिनका नाम है प्रियंका पीटर, और ये रतलाम डिवीज़न में कार्यरत थी। पहले से ही इन्होंने कमिटमेंट किया था कि मैं ज़रूर जेई बनूंगी और आपका चैनल पर जो है मेरा नाम आना चाहिए। जैसे जितने भी लोगों का रिजल्ट आता है तो मैं बताता हूँ कि यहाँ से वो लोग पास हो गए, यहाँ से वो लोग पास हो गए। इनका कमिटमेंट था कि मैं ज़रूर पास होंगी और आप हमारा यूट्यूब चैनल पे अपना नाम डालिएगा। और इन्होंने जो बोला, कमिटमेंट जो उन्होंने किया, और बिल्कुल सफल हुई। और ऐसे सफलता नहीं मिलती है, काम करना पड़ता है उसके लिए। आपको भी काम करना है और आपकी सफलता के लिए मैं भी दिन रात काम करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इनको बधाई ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और इनको भी बधाई दीजिएगा। इनको भी बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। ठीक है, अनिल कुमार मीणा जी हैं, सत्यवीर मीणा जी हैं, दोनों को बहुत बहुत बधाई। ठीक है दोस्तों, उन्होंने बोला भी था कि जब मेरा रिजल्ट आएगा तो मैं सबसे पहले सर आपको बताऊंगी। और उन्होंने सबसे पहले मैसेज मुझे किया, मैंने बहुत बहुत बधाई दिया। आप देख सकते हैं चैटिंग। और ये 540 इनका रोल नंबर था, यहाँ से 540 रोल नंबर था। ठीक है, रतलाम डिवीज़न में इन्होंने बधाई दिया। तो उन्होंने बोला थैंक यू सर, आपकी हेल्प से ही ये सब हो पाया। लेकिन मेरे हेल्प से तो होता ही है, लेकिन जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, दिन रात मेहनत नहीं करेंगे, बहुत सारे प्रयास नहीं करेंगे, हार्ड वर्क नहीं करेंगे, तो ये सफलता नहीं होगी। क्योंकि फर्स्ट रैंक आने के लिए 3 सीट जहाँ है, वहाँ फर्स्ट रैंक आने के लिए तो बहुत मेहनत करना होगा। इन्होंने बहुत मेहनत किया। टेस्ट में तो बहुत कम ही भाग लेती थी, लेकिन जैसे ही टेस्ट होता था उनका क्वेश्चन वो ले लेती थी और बहुत ही ध्यानपूर्वक उसको पढ़ती थी। उसमें किसी प्रकार का डाउट हो तो मैसेज तुरंत आता था कि सर ये क्वेश्चन में इसका आंसर ऐसा क्यों नहीं है, ए क्यों नहीं है, बी क्यों है। तो मैं उसको क्लियर करता था। और अभी देखिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। और देखिए ये हमने इनको मैसेज भी किया है कि आपने कहा और पूरा हुआ है। 7 सितंबर को इन्होंने बोला था कि मेरा भी ड्रीम है कि रतलाम डिवीज़न से आप मेरा नाम यूट्यूब पर डालो, जैसा कि हमने बताया। और आज ऐसा समय आ गया, तो आप भी ऐसा प्रयास कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए। जितने भी जुड़े हुए लोग हैं उनको बहुत सारा मटेरियल यहाँ से प्रोवाइड कराया जाता है। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जहाँ से आप खाली लौट जाएँ, मटेरियल नहीं उपलब्ध है, आप पढ़ने में असमर्थ हैं। ठीक है दोस्तों, ये उनका जो चैट है वो 7 सितंबर का है, जैसा कि मैंने बताया। ठीक है, कि मेरा भी ड्रीम है, मैंने बताया आपको। तो मैंने क्या लिखा, बिल्कुल ऐसा ही होगा, रिजल्ट आएगा और आपका नाम ज़रूर डालेंगे। और रिजल्ट आया, उनका नाम अभी तक के मैंने अभी तक जितने भी जेई में रिजल्ट हुए हैं, किसी का जो क्लास का वीडियो उसमें नहीं डाला है, लेकिन इनका डाला है। चलिए, आपको मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि आप भी उतना मेहनत कीजिए। ठीक है, जब हमने बधाई दिया उनको तो उन्होंने थैंक यू भी बोला और एक्सलेंट रिव्यू हमने बोला। ये लाइन लिखा है, इस पर आप गौर कीजिएगा जो भी जुड़े हुए लोग। इस बात की और खुशी है कि आपकी क्लास का फर्स्ट रैंक का रिकॉर्ड मैंने टूटने नहीं दिया। समझे, हमारे क्लास से कहीं भी रिजल्ट किसी भी डिवीज़न में आता है तो फर्स्ट रैंक यहीं से होता है, और इन्होंने टूटने नहीं दिया। और आपसे भी एकदम स्ट्रिक्टली जो है आपसे हिदायत है कि इतना मेहनत कीजिए कि फर्स्ट रैंक तो कम से कम आरजे ज्ञान क्लासेस का ही होना चाहिए। ठीक है, टेस्ट सीरीज में बहुत हेल्प करी, वो तो बहुत बात की बात है। आगे जुड़े रहेंगे, वेलकम है जो भी अच्छा रैंक से यहाँ से आते हैं। हालांकि हमारा जो बॉन्ड है वो तब तक है जब तक आप जेई नहीं बन जाते। कोई भी हमसे नया मटेरियल लेते हैं तो तब तक के लिए इनका वैलिडिटी होता है, जब तक कि वो जेई नहीं बन जाते। या AWA के लिए लेते हैं तो कोर्स की वैलिडिटी तभी तक है जब तक AWA या AMA नहीं बन जाते हैं। बन गए तो उसके बाद मेरी मर्जी है, आपको चाहे तो जोड़े, नहीं चाहे तो नहीं जोड़े। ऐसा इसलिए बोला जाता है कि बहुत लोग जेई बन गए या AWA बन गए तो अब सोचते हैं कि आगे कुछ नहीं है और मटेरियल अपने दोस्तों में शेयर करते हैं। मैं इसीलिए ऐसा बॉन्ड बनाया हूँ। पढ़ने वाले लोग जो है उनके लिए हमेशा यहाँ दरवाज़ा खुला हुआ है। तो आपसे भी पूरा रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके मेहनत कीजिए और हमसे भी मेहनत करवाइए और रैंक फर्स्ट लाने का पूरा प्रयास कीजिए। क्योंकि जो भी पूछे जाते हैं रेलवे में, जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, जितने पूछे जाए उससे कितना अधिक हमने आपको पढ़ाया है। अभी तक 118 टेस्ट हुए हैं, कल 119वां टेस्ट होगा, आज सैटरडे है।
कल संडे है, कल 119वां टेस्ट होगा। तो 118 टेस्ट में हर टेस्ट में 110 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। अलग से अभी जो ये टेस्ट है इसमें 202 क्वेश्चन हो गए। इतने सारे क्वेश्चन आपको ऐसे क्वेश्चन ऐड किए जाते हैं जिसका पूछे जाने की पूरी संभावना होती है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही ऐड किए जाते हैं। तो 118 टेस्ट यानी कि 118 हर टेस्ट जो है किसी न किसी वर्कशॉप का या CNW का या किसी न किसी प्रोडक्शन यूनिट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इतना पढ़ने के बावजूद यदि आपसे वो क्वेश्चन नहीं बनता है तो गारंटी देता हूँ कि किसी से भी, चाहे एग्ज़ाम में हज़ारों लोग भाग क्यों न लें, यदि आपने इतना पढ़ने के बावजूद क्वेश्चन नहीं बनाया है तो हज़ारों की भीड़ में कोई उस क्वेश्चन को नहीं बनाएगा। समझे? क्योंकि इतने मटेरियल यहाँ प्रोवाइड कराए जाते हैं, इतने टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन कराए जाते हैं। हर टेस्ट प्रीवियस पेपर से होता है, उसको मॉडिफाइड किया जाता है, इजी क्वेश्चन को छांटा जाता है, उसकी जगह नए क्वेश्चन डाले जाते हैं। अभी तो कैरेज के लिए कम पड़ता है, तो कैरेज के लिए हर सेक्शन के लिए 110 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ऐसा करने के लिए मुझे पूरा सप्ताह एक क्वेश्चन बनाने में लग जाता है। ठीक है, इसलिए मैं नए नए वीडियो नहीं बना पाता हूँ, क्योंकि हमसे जुड़े हुए लोग, पहले मैं सोचता हूँ कि जो जुड़ गए हैं उनका रिजल्ट हो जाए, नहीं जुड़े हैं वो अगर देखेंगे रिजल्ट तो ऑटोमेटिक जुड़ेंगे, क्योंकि जब जुड़ेंगे ही नहीं तो यहाँ से रिजल्ट होगा नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी जुड़ें, क्योंकि जब जुड़ेंगे तभी तो यहाँ से रिजल्ट होगा। कोई अगर जुड़े ही नहीं रहेंगे तो हम रिजल्ट कराएंगे किसका? ठीक है, लेकिन इसलिए बीच बीच में भी वीडियो बनाया जाता है ताकि लोग यहाँ जुड़े, क्योंकि जब जुड़ेंगे तभी तो उसको ट्रीटमेंट दिया जाएगा और तभी उसका इलाज किया जाएगा और उसी वक्त तभी उसका रिजल्ट होगा। चलिए शुरू करते हैं। आपको ये मोटिवेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा और आपका खून जो है बहुत ही ब्लड गर्म भी हो गया होगा और आपने मुट्ठी बांध लिया होगा कि अगली बार फर्स्ट रैंक जरूर लाएंगे। इस बार मिस हो गया या पहली बार वैकेंसी मिली या पहली बार ही तैयारी कर रहे हैं, नई नई वैकेंसी आने वाली है या आ चुकी है या बहुत कम समय बचे हुए हैं, उतना समय में भी हम कवर करेंगे, छुट्टी लेंगे, सीख लगाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन हम फर्स्ट रैंक लाएंगे। ऐसा ज़रूर आपने सोचा होगा और मुझे पूरा भरोसा है कि जितने भी अभी कचरापारा वर्कशॉप जो है KPA वहाँ एग्ज़ाम होने वाला है, और आलमबाग में एग्ज़ाम होने वाला है, प्रयागराज में तो हो गया एग्ज़ाम और वहाँ से भी अच्छे रिजल्ट की उम्मीद है। जमालपुर वर्कशॉप में भी एग्ज़ाम होने वाला है, इधर विशाखापट्टनम में भी एग्ज़ाम होने वाला है, बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं और सब जगह से मेरा पूरी तरह से भरोसा है कि रिजल्ट फर्स्ट रैंक ही आएगा और अपने क्लास का ही आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मिनिमम इल्यूमिनेशन लेवल रिक्वायर्ड बिलो द कैटवॉक एंड अंडर पिट्स फॉर एफिशिएंट वर्किंग। जो पिट्स लाइन जो होते हैं जहाँ वर्किंग किया जाता है, रेल के जो डब्बे हैं, ठीक है, या वैगन के जो बॉक्स हैं या डब्बे हैं वो बनाए जाते हैं, तो वहाँ एक कैट वॉक होता है। कैट वॉक का मतलब बीच में जो है वैगन रहेगा, दोनों तरफ काम करने के लिए जगह रहेगा, लोग इधर से काम करेंगे, इधर से काम करेंगे, इसमें अंदर जाके भी काम करेंगे और इसके नीचे से भी काम करेंगे। तो इल्यूमिनेशन का मतलब होता है रोशनी, और रोशनी उनको चाहिए, ठीक है, लाइट्स, इल्यूमिनेशन मीन्स लाइट, तो लाइट उनको चाहिए। तो लाइट जो है लक्स में, कितना लक्स में लाइट्स वहाँ होने चाहिए, तो 100 से लेके 150 तक लक्स का वहाँ लाइट्स होने चाहिए और ऐसा रेल का रूल है, ठीक है। एक्चुअली में लाइट्स वहाँ ख़राब होगा या नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन आप एग्ज़ाम के बेस से पढ़ रहे हैं तो रेल का ये रूल है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि एनर्जी एफिशिएंसी कितना होगा, ठीक है। एनर्जी एफिशिएंसी, तो एनर्जी एफिशिएंसी को जब भी हम लोग मापेंगे तो वाट या ल्यूमिन में मापेंगे, और ल्यूमिन और वाट में पूछेगा तो 90 से लेके 100 तक आप इसका आंसर लगाएंगे कि 90 से लेके 100 तक इसका इल्यूमिनेशन होना चाहिए, नहीं, एनर्जी एफिशिएंसी होना चाहिए। इल्यूमिनेशन तो 100 से लेके 150 तक होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। उसके बाद आपका जो पिट लाइन जो होता है उसमें मैक्सिमम जो उसका लेंथ पूछ सकता है, जो पिट लाइन का जिसमें रैक लगते हैं और रिपेयर भी होते हैं, तो जो मेंटेनेंस के लिए जो लेंथ होता है वो 620 मीटर मैक्सिमम 620 मीटर रखा गया है, और विड्थ जो है 14.19 मीटर रखा गया है, ये भी आपको याद रखना है।
रैक कैपेसिटी भी पूछ सकता है कि पिट लाइन में रैक कैपेसिटी कितना होना चाहिए, तो 2 रैक का होना चाहिए। एक रैक का मतलब पूरा कोच, ठीक है, वैगन या कोच प्लस इंजन प्लस ये जो होते हैं, जो होते हैं वो भी आपको होना चाहिए। जो ये होता है गार्डवान भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब भी होना चाहिए। डीजी सेट की उत्तम व्यवस्था वहाँ होना चाहिए, फर्स्ट क्लास डीजी सेट मतलब डीजल जनरेटर की होना चाहिए, क्योंकि जो वर्किंग होता है वहाँ लाइट्स कटने पर वर्कर्स खाली बैठ सकते हैं, उनके पास कोई काम नहीं रहेगा और जो है रेलवे का नुकसान होगा। तो डीजी सेट भी होना चाहिए और प्रिकॉशंस या सुरक्षा के वजह से भी उसको इस्तेमाल किया जाता है, सेफ्टी की वजह से भी, तो डीजी सेट होना चाहिए। तो आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इस तरह से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे और तो बिल्कुल याद होगा। द कपलर शुड बी चेक्ड विद द हेल्प ऑफ गेज एट, गेज की सहायता से हेल्पर को जब चेक किया जाता है तो कितना समय के बाद चेक किया जाता है, ये भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 3 मंथ पर चेक किया जाता है। लेकिन कपलर से एक ही क्वेश्चन पढ़ने से कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। इसमें आपको कपलर का मेंटेनेंस मैनुअल होता है, ठीक है, अलायंस टू कपलर का मेंटेनेंस मैनुअल होता है, कपलर के जो पूरे बॉडी होते हैं उसके पार्ट्स, उसका क्लियरेंस, उसका वियर लिमिट, उसका थिकनेस, ये सब आपको पढ़ना है। और ये सारे हमने एक पीडीएफ में बनाया है जो कपलर रिलेटेड वीडियो, इसका कपलर रिलेटेड कपलर रिलेटेड नोट्स उसका नाम रखा है। और जो भी यहाँ से जुड़े हुए हैं सबको वो दिया गया है, यदि किन्हीं को नहीं दिया होगा तो मैसेज करके ले लेंगे, ठीक है। तो कपलर में एक G76 होता है जो RDSO का टेक्निकल पंपलेट नंबर होता है, जो G76 होता है। इसमें लिखा है कि इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस फॉर CBC फॉर लाइन स्टाफ के लिए, इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस फॉर CBC फॉर लाइन स्टाफ में जो काम कर रहे हैं वो उसका इस्तेमाल करेंगे। G76 के अंतर्गत आएगा। G80 क्या है, एक G80 भी है, G80 क्या है, सेम है, इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस फॉर CBC फॉर ये वर्कशॉप है, फॉर वर्कशॉप स्टाफ। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। G82 एक, G62 भी एक होता है, G62 वो भी आपको याद रखना है। G62 जो होता है अलायंस टू कपलर के लिए है। तो ये तीनों याद रखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज डिफेंस रेफरेंस प्रेशर फॉर ब्रेक एप्लीकेशन, ब्रेक एप्लीकेशन के लिए जो रेफरेंस प्रेशर है, संदर्भ दबाव, ठीक है, वो पूछ रहा है। तो रेफरेंस प्रेशर होता है कि प्रेशर, रेफरेंस प्रेशर हमेशा CR ही होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि CR का प्रेशर BP से जैसे ही डाउन होता है तो BP और CR के प्रेशर के गैप को DB सेंस करती है और ब्रेक अप्लाई होता है। DB क्या करती है, एयर का कनेक्शन BC से कर देती है और एयर के जो एक्सुलरी रिजर्वायर है उसका प्रेशर होता है 6 kg/cm², और वहाँ से प्रेशर BC में जाता है। जिस हिसाब से BP का प्रेशर डाउन होता है उस हिसाब से ब्रेक सिलेंडर अप्लाई होता है, ब्रेक जो है अप्लाई होता है। मिनिमम एप्लीकेशन होता है, सर्विस एप्लीकेशन होता है, फुल सर्विस एप्लीकेशन होता है या इमरजेंसी एप्लीकेशन होता है, वो BP के हिसाब से होता है। लेकिन मेन इसमें क्या है, कंट्रोल रिजर्वायर प्रेशर से BP का प्रेशर डाउन होता है तभी ये काम होता है। तो रेफरेंस प्रेशर का काम CR ही करता है, इसलिए इसका आंसर A हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इन ACB का मतलब होगा स्लैग एडजस्ट बैरल, वो क्या होता है, डायमेंशन इज द डिस्टेंस बिटवीन एंड ऑफ द प्रोटेक्टिव स्लीव ऑफ द स्क्रू एंड ग्रूव मार्क ऑन द स्क्रू रॉड व्हेन द स्क्रू रॉड इज फुल्ली रिलीज। ये ई डायमेंशन के बारे में बोल रहा है, ई डायमेंशन के बारे में, ठीक है। ई डायमेंशन में क्या होता है कि जो प्रोटेक्टिव स्लीव होते हैं इस तरह के होते हैं, एक ट्यूब होता है प्रोटेक्टिव, और इसमें से एक ये निकलता है, ठीक है। ये हुआ प्रोटेक्टिव ट्यूब, ये ई डायमेंशन के बारे में आपको बताया गया है। ये प्रोटेक्टिव ट्यूब हुआ, इसमें से चलिए फिर से बनाते हैं, थोड़ा सा डार्क हो गया। ये प्रोटेक्टिव ट्यूब हुआ, इतना बड़ा तो नहीं होता है, इसमें से
ये एक निकलता है जिसको कहा जाता है प्रोटेक्टिंग स्लीव हैं, एंड स्क्रू ऑफ ग्रू मार्क, यहाँ पर एक ग्रू मार्क होता है, और ये जो डिस्टेंस होता है इसी को ई डायमेंशन कहा जाता है, और आपको याद रखना है। और ये रिलीज कंडीशन में मापा जाता है, इसलिए लिखा हुआ है कि फुल्ली रिलीज्ड, तो ये आपको याद रखना है। और इसमें क्या है कि थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन की ज़रूरत है, क्योंकि ई डायमेंशन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ई डायमेंशन कोचिंग स्टॉक में यदि आपसे पूछा जाता है तो 375 कोचिंग स्टॉक में ±25 होता है। उसी तरह वैगन स्टॉक में यदि पूछा जाता है तो 555, याद रखिएगा। 555 डिटर्जेंट पाउडर, ये याद करने के लिए याद रखिएगा, ये ऐसा कोई रूल नहीं है। +20 -0। उसके बाद एक और BCNHL वैगन का स्पेशल आता है, जैसे BOBRN का ए डायमेंशन स्पेशल आता है 27 +2 -0, उसी तरह BCNHL का स्पेशल होता है, अलग से होता है उसका 560 ±25। BCNHL वैगन का पूछेगा तो 560 ±25, ये आप याद रखेंगे। चलिए, तो 4 का हो जाएगा ई डायमेंशन। उसके बाद 5 नंबर देखिए, मैक्सिमम शॉर्ट केस बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम हेडस्टॉक। हेडस्टॉक में यदि जनरली आपसे पूछा जाता है कि मैक्सिमम बफर प्रोजेक्शन कितना होगा तो 635 लगाएंगे। मिनिमम बफर प्रोजेक्शन पूछेगा तो 584 लगाएंगे। ठीक है, और जैसे ही शॉर्ट केस में मैक्सिमम पूछेगा तो 456 लगाएंगे, और शॉर्ट केस में ही मिनिमम पूछेगा तो 406 लगाएंगे। ये आप याद रखेंगे। तो ये क्या पूछ रहा था, मैक्सिमम शॉर्ट केस पर मैक्सिमम पूछा और शॉर्ट केस पूछा तो 456 लगाएंगे, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा, 5 का हो जाएगा सी। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट मानिए। कोई भी क्वेश्चन यहाँ ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। फॉर टेस्टिंग 6 नंबर क्वेश्चन, फॉर टेस्टिंग C3WDV द सीआर रिलीजिंग टाइम फ्रॉम 0 to 4.8 kg सेंटीमीटर स्क्वायर डैश इज डैश सेकेंड। जो C3W टाइप के जो DV होते हैं उसके जो CR होते हैं वो 0 से 4.8 किलोग्राम तक चार्जिंग का जो टाइम होता है वो क्या होता है, तो होता है 165 ± 20, 165 ± 20, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि ये आते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, कंट्रोल रिजर्वायर इन एयर ब्रेक सिस्टम कंट्रोल्स। जो एयर ब्रेक सिस्टम में कंट्रोल रिजर्वायर है वो क्या करता है, कंट्रोल रिजर्वायर ही ब्रेक सिस्टम को कंट्रोल करता है, तो क्या होगा कंट्रोल ब्रेक सिस्टम। क्योंकि जब तक कंट्रोल रिजर्वायर में, जैसे ही कंट्रोल रिजर्वायर को कोई रिलीज कर दे, पूरा हवा निकाल दे, तो पूरा खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे ही BP का प्रेशर ड्राइवर जो है रिड्यूस करता है, डाउन करता है A9 वॉल्व से, इंजन से, वैसे ही DV सेंस करते हैं, कंट्रोल रिजर्वायर से ही उसको इक्विवेलेंट करती है। इसलिए इसको कहा जाता है रेफरेंस प्रेशर, रेफरेंस प्रेशर। ठीक है, तो इसको सेंस करती है और उसी हिसाब से ब्रेक लगता है, तो 7 का हो जाएगा ब्रेक सिस्टम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, स्टैंडर्ड डायमेंशन ऑफ शैंक वियर प्लेट ऑफ AAR कपलर इज। AAR कपलर जो होते हैं उसके स्टैंडर्ड डायमेंशन जो होते हैं शैंक वियर प्लेट के। शैंक वियर होता क्या है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो बनेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही नहीं जाएगा, बल्कि जो बेल आइकन प्रेस करेंगे उनको चला जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही को जाएगा, जो बेल आइकन प्रेस कर चुके हैं उनको नोटिफिकेशन जाता है। और आप, ये यूट्यूब का रूल है, ऐसा नहीं है वीडियो में बोलते हैं कि सबसे पहले आपको जाएगा, आपको नहीं जाएगा, सबको जाएगा। तो क्या होता है कि स्टैंडर्ड डायमेंशन ऑफ शैंक वियर प्लेट हम बता रहे थे कि जो ये कपलर है इसमें इस तरह का होता है, ऐसे यहाँ कपलर होता है, मैं बना नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये जो होता है इसका बॉडी जो होता है इसी को शैंक कहा जाता है। शैंक का मतलब होता है हिंदी में टांग। ठीक है, यानी कि लेग, ये इसका लेग होता है, लेग होता है शैंक वियर प्लेट का।
तो शैंक बियर जब भी प्लेट होगा तो कहीं ना कहीं नीचे होगा। अगर एलएचबी में है तो उसको सपोर्टिंग डिवाइस मिल जाता है, या आईसीएफ में है तो उसको एक जो है बफर मिल गया, एलएचबी में है तो वहाँ भी बफर मिल गया। लेकिन कुछ भी मिल गया तो ये तो घिसेगा, इस आपस में ये जरूर दोनों फ्रिक्शन होगा, क्योंकि मूवमेंट चारों तरफ होता है, इधर भी होता है, इधर भी होता है, इधर भी होता है, इधर भी होता है। तो उस स्थिति में क्या है कि ये प्लेट घिसेगा, और जैसे ही शैंक का ये प्लेट घिस जाएगा तो पूरा शैंक खराब हो जाएगा। इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए क्या किया जाता है कि यहाँ एक प्लेट लगा दिया जाता है, एक स्क्वायर टाइप का, एक रेक्टेंगल टाइप का एक प्लेट लगा दिया जाता है, जिसकी थिकनेस 6 mm होती है। ठीक है, अब जो घिसेगा वो सिर्फ ये प्लेट ही घिसेगा, ये पूरा शैंक नहीं घिसेगा। इसलिए आपको बोलते हैं जो कपलर का जो पीडीएफ है उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यदि समझ में आ रहा होगा तो अच्छी बात है, पढ़ लिए होंगे तो समझ में ज़रूर आ रहा होगा, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं आ रहा होगा। तो ये शैंक होता है, और इसका शैंक बियर प्लेट यही होता है जो क्या करता है, इसको घिसने से बचाता है। और इसका थिकनेस आपसे पूछ रहा था तो ये 6 mm होता है। और इसका बियर लिमिट भी आपसे पूछ सकता है। जो शैंक बियर प्लेट जो होते हैं वो 3 mm इसका बियर लिमिट होता है, मतलब कि 3 mm तक घिस गया, 3 mm तक घिस गया या इससे ऊपर घिस गया तो ये इसको चेंज करना है। और ये बहुत ही मुश्किल नहीं रहता है, चारों तरफ जो है ना वेल्डिंग करके इसको अटैच किया जाता है, कटर कटर से इसको काट दिया जाएगा, नया शैंक प्लेट फिर से शैंक बियर प्लेट फिर से लगा दिया जाएगा। आसान सा काम है। तो 3 mm इसका बियर लिमिट है, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो 8 नंबर क्वेश्चन है, उसका आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा होगा तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। डैश इज यूज फॉर इशू ऑफ मटेरियल फ्रॉम स्टोर टू वर्क। स्टोर से मटेरियल को वर्क प्लेस तक पहुंचाना है, उसके लिए एक फॉर्म आता है, उसका नाम है LM-171। ठीक है, यही पूछ रहा था, इसका आंसर हो जाएगा बी। स्टोर के भी पीडीएफ बने हुए हैं, हर टॉपिक के यहाँ पीडीएफ बने हुए हैं, और सबको मिले हुए भी हैं। सब ने बहुत अच्छा रैंक फर्स्ट ऐसे ही नहीं आता है, इसके लिए उन्होंने मेहनत किया है और मैंने भी मेहनत किया है, तब आया है। तो हर टॉपिक के वीडियो बने हुए हैं। कुछ लोग नए हैं जो देख रहे होंगे, यदि हमसे जुड़ना चाह रहे होंगे तो वीडियो के लास्ट में आपको बताया जाएगा कैसे हमसे जुड़ेंगे, और कैसे फ़ी भी यहाँ लगता है, फ्री में नहीं मिलता है कुछ भी, फ़ी भी लगता है। तो लास्ट में बताया जाएगा क्या फ़ी है। सो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। वेन एवर भी मैनुअली रिलीज के टाइप डीबी, जो के टाइप के डीबी हैं उसको मैनुअली रिलीज किया जाता है, तो एयर प्रेशर रिलीज फ्रॉम, जैसे ही डीबी को रिलीज करेंगे तो सब जगह से एयर प्रेस क्या है, रिलीज हो जाता है। और सबसे पहले कहाँ से, सीआर और बीसी से एयर रिलीज हो जाता है। और इसका फ़ायदा क्या है कि पूरी तरह से जो कोच है वो रिलीज हो जाता है, ब्रेक का कोई भी ब्लॉक जो है, जो व्हील है उसमें टच नहीं होता है, इसका यही कारण है। और क्यों किया जाता है, किसी भी प्रकार की ब्रेक सिस्टम में गड़बड़ी और नहीं बन पा रहा हो समय से, तो क्या करते हैं, पूरी तरह से रिलीज कर देते हैं, तो ब्रेक ब्लॉक को छोड़ देता है, इस व्हील को ब्रेक ब्लॉक छोड़ देता है, और आसानी से ट्रेन आगे बढ़ जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चन यदि पूछे जाते हैं कि डीबी को मैनुअली रिलीज करेंगे तो प्रेशर कहाँ से निकलेगा, तो सीआर और बीसी याद रखिएगा। तो 10 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। मिनिमम शॉर्ट केस बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम हेड स्टॉक। मिनिमम शॉर्ट केस हमने आपको बताया था कि जनरली बफर प्रोजेक्शन अगर आपको बोलता है, मैक्सिमम पूछता है तो 635 यानी कि 635, मिनिमम पूछता है जनरली, कुछ भी शॉर्ट केस नहीं लिखता है तो 584 यानी कि 584, और शॉर्ट केस लिख के यदि पूछा जाता है तो मैक्सिमम 456 यानी कि 456, और मिनिमम 406 यानी कि 406। ठीक है, चलिए, तो इसका मिनिमम पूछ रहा था तो 406 यानी कि 406 mm हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द फंक्शन ऑफ रिटर्न स्प्रिंग प्रोवाइड इन एयर ब्रेक सिलेंडर। एयर ब्रेक सिलेंडर में रिटर्न स्प्रिंग का क्या काम है। एयर ब्रेक सिलेंडर में स्प्रिंग भी लगे होते हैं, वो स्प्रिंग करता क्या है कि एयर का जो प्रेशर होता है वो 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, इतना प्रेशर होता है, किसी कितना बड़ा भी तूफान ले आने के लिए काफ़ी है 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर। और जो तूफान हम लोग देखते हैं वो इससे बहुत कम होता है, ये तो बहुत बहुत बड़ा हो गया, इसमें तो घर और जो है ना सब खत्म हो जाएगा। तो
जो एयर का प्रेशर होता है वो 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो ब्रेक सिलेंडर में जैसे ही जाता है तो ब्रेक से जो सिलेंडर का पिस्टन है वो बाहर की तरफ निकलता है और वो इस तरह से कंबाइंड रहता है एसडीबी या किसी वायर के माध्यम से कि वो क्या करता है, धक्का देता है और ब्रेक लग जाते हैं। इस तरह से कनेक्शन रहता है कि ब्रेक ब्लॉक चक्के में फिट हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और ब्रेक लग जाती है। तो ये सब काम अंदर जो स्प्रिंग है उसी का काम होता है और बाहर जो एयर का प्रेशर है हवा का उसी से होता है। ठीक है, तो स्प्रिंग का काम हम लोग क्या समझा कि क्या करता है, ब्रेक सिलेंडर को अंदर से पुश करता है और जब ब्रेक जो उसका प्रेशर कम हो जाएगा तो वापस सिलेंडर को क्या करेगा, वो अंदर ले लेगा। इसके हिसाब से इसका आंसर बी निकल के आता है। तो कहता है कि टू पुश द पिस्टन इनसाइड द सिलेंडर। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, व्हाट इज द स्टैंडर्ड इंक्लेशन ऑफ व्हील ट्रेड। ये क्वेश्चन बहुत ही आम है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन को मैं छांटने का सोच रहा था लेकिन सारे क्वेश्चन इजी वालों को छांट दिया जाए तो आपके टेस्ट में नंबर भी नहीं आएंगे और आपके हौसला जो है डाउन हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका हौसला टूटे। हो सकता है हौसला टूट जाएगा तो आप पढ़ाई ही छोड़ दें, और आपको पढ़ाई छुड़वाना नहीं है, आपको रिजल्ट दिलाना है, सक्सेस कराना है। इसलिए इस तरह के कुछ क्वेश्चन को रखे जाते हैं जो इम्पोर्टेंट भी होते हैं और कम बार रिपीटेड होते हैं। ठीक है, 13 का हो जाएगा 1 in 20 ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, द कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक फॉर एयर ब्रेक ट्रेन्स शुड बी चेंज्ड इन थिकनेस इज। जो कंपोजिट एयर ब्रेक ब्लॉक होता है, एयर ब्रेक में लिखा लेकिन कोच और वैगन कुछ नहीं लिखा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन यदि आप कोचिंग स्टॉक में काम कर रहे हैं तो समझिए कि कोचिंग के लिए आया है, यदि वैगन स्टॉक में काम कर रहे हैं तो समझिए कि वैगन के लिए आया है। लेकिन ये क्वेश्चन CNW में पूछा गया है और बहुत ही हिसाब से इसका ऑप्शन बनाया गया है। ठीक है, कैसे हम बताते हैं, एल टाइप का यदि ब्रेक ब्लॉक है तो वैगन में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और ये इसका घिसने का जो मिनिमम परमिसिबल है 10 mm होता है। के टाइप का कोचिंग में इस्तेमाल होता है और ये 12 mm तक चलता है, 12 mm तक चलता है। उसके बाद ये कंडेमनिंग घोषित हो जाता है। लेकिन ऑप्शन में 12 कहीं नहीं दिया है, सिर्फ 10 ही दिया है। इसका आंसर 10 हो जाएगा। ठीक है, यही इसका टेक्निक था। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इन एक्सीडेंट मैनुअल ट्रेन पार्टिंग कम अंडर विच क्लास। जो एक्सीडेंट मैनुअल होता है उसमें ट्रेन पार्टिंग हो जाता है। ट्रेन पार्टिंग का मतलब होता है कि ट्रेन किसी कारणवश, किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, मैकेनिकल फॉल्ट की वजह से 2 पार्ट में बंट जाए, उसी को ट्रेन पार्टिंग कहा जाता है। तो ये जे क्लास में आता है, लेकिन जे क्लास में जे भी 1 to 3 10 होते हैं, 10 तक होते हैं। तो कौन सा होता है, J3 जो होता है वो होता है, जो J3 होता है विदाउट कैरिंग पैसेंजर। एक्सीडेंट ऐसा जिसमें पैसेंजर ना हो, लेकिन पैसेंजर हो या पैसेंजर ना हो ये तो क्लियर हो गया कि ये कोचिंग स्टॉक से है। ठीक है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है प्योर गुड्स स्टॉक का क्वेश्चन है, जानबूझ के आपको दिया गया था ताकि आपको समझ में आए। उसके बाद J4 है कैरिंग पैसेंजर, तो गुड्स में तो कैरिंग पैसेंजर होते ही नहीं है। ठीक है, J5 कहता है रोलिंग स्टॉक में कुछ ही तरह का फॉल्ट हो। ठीक है, फेल्ड ऑफ रोलिंग स्टॉक। तो रोलिंग स्टॉक में कोचिंग भी आते हैं और वैगन भी आते हैं, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो 15 का हो जाएगा सी। J3 J4 बिल्कुल नहीं होगा, J5 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ब्रॉड गेज रोलर बियरिंग रेडियल क्लियरेंसेस। जो ब्रॉड गेज का रोलर बेयरिंग का जो रेडियल क्लियरेंस होता है और रोलर बेयरिंग का बहुत ही खूबसूरत और शानदार PDF और उसका वीडियो भी बन गया है और अपलोड भी हो गया है। यदि आपने नहीं देखा होगा तो हमारा जो है यूट्यूब चैनल को थोड़ा सा आगे पीछे वीडियो में कर लीजिएगा तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो उसमें दिखाया गया है कि रोलर बेयरिंग जो है कैसे होते हैं, कितने रोलर होते हैं, कितने बेयरिंग होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे रोलर क्यों, किसी कंपनियाँ हैं, कौन सा तेल है, कौन सा ग्रीस है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन उसमें रखे गए हैं। कुछ क्वेश्चनों का वीडियो भी बनाया गया है तो आप उसको देख लेंगे और ये PDF भी यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी डिपार्टमेंट के लिए, वैगन को छोड़कर। ठीक है, तो 16 का हो जाएगा सी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में है 0.145 से लेके 0.19 तक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17,
RDSO विच टेक्निकल पम्पलेट इज यूज फॉर मेंटेनेंस ऑफ अलायंस टू कपलर। हमने आपको शुरू में ही बताया था कि G62 होता है अलायंस टू कपलर, G76 इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस फॉर CVC फॉर टाइम जो फॉर लाइन स्टाफ, और G80 होता है इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस फॉर CVC फॉर वर्कशॉप स्टाफ, और G62 होता है अलायंस टू कपलर के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा C यानी G62। और G से संबंधित जितने भी बनते हैं क्वेश्चन टेक्निकल पम्पलेट से वो आपको याद होने चाहिए। यदि CNW में है तो 100% याद होना चाहिए, वैगन वर्कशॉप में है तो 110% याद होना चाहिए, क्योंकि वैगन वर्कशॉप और CNW में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। कोचिंग स्टॉक में ये क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। द स्टैंडर्ड डायमेंशन डिस्टेंस बिटवीन नोज ऑफ नकल एंड गार्ड आर्म। नोज ऑफ नकल एंड गार्ड आर्म के बीच जो स्टैंडर्ड डायमेंशन होता है वो होता है 127, और परमिसिबल भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो परमिसिबल को भी याद रखिएगा, वो होता है 130 mm। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो हमसे मिलिए, संपर्क कीजिए। अब बहुत सारे मैसेज आते हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं मैं पहले उन्हीं का काम करता हूँ, आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, अनेकों मैसेज आते हैं। ठीक है, लेकिन जो जुड़े हुए हैं मैं पहले उन्हीं का काम करता हूँ, लेकिन सबका काम कोशिश करता हूँ कर देने का। किसी का अधूरा रह गया होगा तो इसके लिए जिम्मेवार नहीं, मैं नहीं, पहले ही बोल देता हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं 19 का। इन स्क्रू कपलर लेंथ ऑफ कपलिंग इन mm व्हेन फुल्ली ओपन कंडीशन। स्क्रू कपलर आपने देखा होगा, इस तरह का ये स्क्रू होता था और इस तरह का थ्रेड में, है ना, हुआ ये जो स्क्रू कपलिंग होता था दो कोच के बीच में। तो वो पूछ रहा है कि फुल्ली, क्या पूछ रहा है, फुल्ली ओपेंड अगर आपसे पूछता है तो 979 याद रखिएगा, और फुल्ली टाइट में पूछेगा तो 751, दोनों याद रखिएगा 979। और इसमें ऑप्शन इसी तरह जानबूझ के दिया गया था ताकि ये भी आपको याद हो जाए, 951 टाइट कंडीशन में, और फुल्ली ओपन कंडीशन में 979, यानी कि 997 और 751, दो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। What is the minimum lateral play in mm between axle box lug and horn check of UIC type ट्रॉली। जो UIC टाइप ट्रॉली है वो अब इस्तेमाल नहीं किया जाता है, पहले इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन क्वेश्चन अभी भी आते हैं। वैक्यूम ब्रेक, ठीक है, वैक्यूम बायो टॉयलेट पहले इस्तेमाल नहीं किया जाता था, और अब इस्तेमाल, पहले इस्तेमाल किया जाता था। वैक्यूम जो टॉयलेट है वो पहले नहीं किया जाता था, लेकिन अब किया जाते हैं। तो कुछ ऐसे भी हैं जैसे CDTS है, वो भी अब इस्तेमाल नहीं किया जाता है क्योंकि अब उसकी जगह बायो टॉयलेट आ गया है, लेकिन उससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो हमारे मटेरियल में सभी जगह से क्वेश्चन रखा गया है, ऐसा नहीं है कि अभी जो चल रहे हैं, क्योंकि मुझे एग्ज़ाम निकालना है, मैं वर्किंग पर्पज़ से नहीं पढ़ाता हूँ। आप इस हमारे मटेरियल से पढ़ने का काम का भी थोड़ा ज्ञान हो जाएगा, लेकिन मेरा जो मेन उद्देश्य होता है वो आपको एग्ज़ाम पास कराना। वर्किंग पर्पज़ का भी इसमें नॉलेज अच्छा खासा हो ही जाता है, लेकिन मेन काम क्या है, एग्ज़ाम पास कराना। चलिए 20 का देखते हैं। हाँ, UIC ट्रॉली जो पहले इस्तेमाल अब नहीं होता है, एक उसका थोड़ा सा जो कंस्ट्रक्शन है वो अलग था UIC का। ठीक है, उसी में पूछ रहा है कि एक्सल बॉक्स लॉग और हॉर्न चेक के बीच कितना जो क्लियरेंस होता है। तो उसमें जो क्लियरेंस होता है वो मिनिमम होता है 20 और मैक्सिमम होता है 25, दोनों याद रखिएगा, मिनिमम 20 और मैक्सिमम 25। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। फॉर टेस्टिंग एयर प्रेशर इन लोकोमोटिव, लोकोमोटिव में जो एयर प्रेशर टेस्टिंग के लिए जो टेस्ट प्लेट इस्तेमाल किया जाता है, टेस्ट प्लेट उसका होता है 7.5 mm का जो होता है ना, डाया होता है। तो 21 का हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। डिस्टेंस बिटवीन कंट्रोल रोड हेड एंड बैरल ऑफ SAB, जो कंट्रोल रोड हेड और बैरल फेस ऑफ SAB जो होता है उसको A डायमेंशन कहा जाता है, और A डायमेंशन इसका C आंसर हो जाएगा। लेकिन A डायमेंशन के बारे में आपको जानना है, चलिए देखते हैं। A डायमेंशन अगर नॉन AC कोच में यदि आपसे पूछा जाता है, लिख के पूछा जाता है कि 13 टन या नॉन AC, तो इसमें होता है 16 +2 - 0, जरूर लिख के ही पूछेगा आपसे। उसके बाद AC कोच के बारे में अगर पूछता है A डायमेंशन,
या एसी कोच लिखेगा या लिखेगा 16.25 टन का कोच है, तो समझ जाइए एसी कोच ही होगा। तो होता है 22 + 2 - 0 एसी में, ठीक है। और वैगन में यदि आपसे ए डायमेंशन पूछा जाता है तो वैगन में होता है 70 + 2 - 0। लेकिन एक इसमें एक्सेप्शन भी है, यदि BOBRN वैगन है, बॉब्रॉन जिसको बोलते हैं, उसमें यदि आपसे पूछा जाता है ए डायमेंशन तो उसमें 27 + 2 - 0 होता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद वैक्यूम ब्रेक से यदि पूछ दिया, पूछने का चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन वो भी आपको याद रखना है, सीधा सा है, 50 mm का होता है, ठीक है। वैक्यूम ब्रेक में 50 mm का होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, कंट्रोल रोड ऑफ ACB when rotated one round, control rod head moves by a distance of, कंट्रोल रोड का जो हेड ACB का जो कंट्रोल रोड हेड होता है उसको एक राउंड घुमाइएगा ना तो 2 mm उसका जो है डिस्टेंस बढ़ जाएगा, डिस्टेंस, तो मूव्स डिस्टेंस 2 mm होता है, तो यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा 23 का सी। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, लेंथ ऑफ हॉज, एयर हॉज यदि गुड्स में यदि आपसे पूछा जाता है तो 660 यानी 660 ± 6 होता है। उसके बाद यदि कोचिंग स्टॉक में पूछा जाता है तो 839 याद रखिएगा। अभी बहुत प्रकार के एयर हॉज इस्तेमाल किए जाते हैं रेलवे में, 585 यानी 585 भी होता है, 790 यानी 790 भी होता है। तो अभी तक उनसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया, अभी 2 से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ऑप्शन में यदि दोनों होगा तो आप देख लीजिएगा ये आपकी कहाँ काम कर रहे हैं, यदि कोचिंग स्टॉक में है तो इसको लगाइएगा, यदि वैगन स्टॉक में काम कर रहे हैं तो इसको लगाइएगा, यदि CNW में है तो दोनों नहीं पूछेगा, क्योंकि इसमें भी दोनों ऑप्शन नहीं दिया, एक ही दिया है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हमने डी ले लिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 तो हो गया। 25 देखते हैं, इन स्क्रू कपलर लेंथ ऑफ कपलिंग इन mm व्हेन फुल्ली टाइट कंडीशन, फुल्ली टाइट कंडीशन में हमने आपको बताया था फुल्ली रिलीज का अलग है और फुल्ली टाइट का अलग है। फुल्ली रिलीज का जो फुल्ली रिलीज कंडीशन में जो था और फुल्ली जो स्क्रू कपलर हमने आपको बताया कि पहले जो ऐसे पे कोचेज जो होते थे उसमें स्क्रू कपलर का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। और उसमें क्या है कि जो स्क्रू कपलर होते थे वो एक ऐसा एक आता था जिसको कि घुमाने से जो है रिलीज होता था और उल्टा घुमाने से टाइट होता था। तो इसमें जो फुल्ली टाइट कंडीशन में यदि आपसे पूछा जाता है तो 751 होता है, याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये। और जो 797 है वो फुल्ली ओपन कंडीशन में है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द क्लियरेंस बिटवीन शैकल पिन डायमीटर एंड शैकल प्लेट होल, शैकल पिन डायमीटर और शैकल प्लेट होल के बीच जो क्लियरेंस होता है वो 1.0 होता है, जो 1.05 होता है, 1.05, लेकिन ऑप्शन में 1 mm ऑलरेडी दिया हुआ है, इसका हम लोग सी मानेंगे 1 mm। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द व्हील बेस इन mm ऑफ IRY, IRY भी कोच एक ICF कोच और LHB कोच के बीच का जेनरेशन का है ये IRY कोच, जो आपने कभी देखा होगा कि हल्का ब्लू और ग्रीन कलर के मिक्स से ये कोच बनता था और इसमें बड़ी बड़ी खिड़कियाँ होती थी, अभी भी वो चलता है कहीं कहीं और आपको देखने को कभी कभी मिल भी जाएगा। उसी को IRY कोच कहा जाता है, IRY या IR20 भी उसको कहा जाता है, दोनों सेम ही है। तो उसमें पूछ रहा है कि व्हील बेस पूछ रहा है ना, तो हो जाएगा 2440 होता है, 2440, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा 27 का सी। आगे देखते हैं 28 का, और ये सारे क्वेश्चन जो है मटेरियल में उपलब्ध हैं, आप उसको वहाँ से पढ़ सकते थे और यदि मैंने पढ़ा होगा तो बहुत ही अच्छा आंसर लगाया होगा। हाउ मैनी सेकेंडरी वर्टिकल शॉक एब्जर्वर और फिटेड इन IR20 बोगी, IR20 बोगी होते हैं, उसमें सेकेंडरी वर्टिकल जो एब्जर्वर होते हैं वो 6 होते हैं, लेकिन ऐसे हम लोग ICF में एक ही 2 होते हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, LHB में भी 2 ही होते हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। हालांकि सेकेंडरी सस्पेंशन में टोटल 5 होते हैं, एक लेटरल होता है
एक 2 वर्टिकल होता है और 2 वाइट एम्पर होते हैं LHP में, ठीक है। लेकिन IR20 में कितने होते हैं टोटल? 6 होते हैं। 28 का हो जाएगा C। आगे देखते हैं 29। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी इज इंटाइटल विद द हॉस्पिटल लीव? हॉस्पिटल लीव जो होते हैं वो A और B 2 कैटेगरी के लोगों को छोड़ के होते हैं, और इसमें ऑप्शन में कुछ नहीं दिया है, C और D दोनों दे दिया है। तो ऐसा यदि ऑप्शन आपसे मिलता है सीधे आप D लगाएंगे, ठीक है। यदि ऑप्शन में इस तरह का लिखा हुआ रहेगा कि C एंड D तो वही लगाएंगे, क्योंकि A और B छोड़ के सबको मिलता है, और A और B छोड़ने के बाद सिर्फ C और D ही बचते हैं। इसका आंसर C और D दोनों होगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। हु डज द कंपेंसेटरी कैजुअल लीव इज एडमिसिबल? कंपेंसेटरी कैजुअल लीव जो होता है ऐसा लीव होता है यदि आपको संडे को बुलाया गया, या किसी फेस्टिवल के दिन, हॉलीडे के दिन बुलाया गया, या आपने काम ख़त्म कर दिया और फिर से आपको रुकने के लिए बोला गया सुपरवाइजर के द्वारा, तो ऐसे लीव को बोलते हैं कंपेंसेटरी कैजुअल लीव, और उसके बदले में आपको 1 दिन का अतिरिक्त छुट्टी आपको दिया जाता है, ठीक है। तो उस तरह की छुट्टी 1 महीने के अंदर आपको कंप्लीट भी कर लेना है। यदि 1 महीने से ज़्यादा होगा तो छुट्टी आपका लैप्स कर सकता है, तो उसी को कंपेंसेटरी कैजुअल लीव कहते हैं। और वो C और D 2 कैटेगरी के एम्प्लॉय को होता है, लेकिन सुपरवाइज़र कैटेगरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप हेल्पर से टेक्नीशियन कोई बनता है वो C कैटेगरी में आ जाता है, और सुपरवाइजर SSC भी C कैटेगरी में ही आते हैं। तो C कैटेगरी का मतलब ये नहीं कि SSC और JE, सुपरवाइजर कैटेगरी को छोड़कर C और D सबको मिलता है कंपेंसेटरी कैजुअल लीव, ठीक है। चलिए 30 तक हो गया। 31 से लेकर 75 तक ऐसे क्वेश्चन को रखा गया था जो सिर्फ कोचिंग स्टॉक से ही है। ये ऐसा वीडियो है जो दोनों डिपार्टमेंट के लिए यूजफुल है। तो यहीं तक हम स्टॉप करते हैं, और आगे जो 31 से लेकर 75 तक होगा उसका पार्ट 2 वीडियो हम ज़रूर बनाएंगे, जल्द से जल्द कोशिश करेंगे बनाने का। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि नए लोग हैं, जुड़े हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं, प्रियंका पीटर की तरह फर्स्ट रैंक लाना चाहते हैं, पूरी तरह से ईमानदारी से पढ़ना चाहते हैं और जेई बनना चाहते हैं, तो हमसे ज़रूर जुड़िएगा। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8121390916, ठीक है। जुड़ने के बाद पैसे पेमेंट करके मटेरियल लेके बिल्कुल बैठना नहीं है। ऐसा करेंगे तो हमारा नाम खराब होगा। हमसे जुड़े हैं, दिन रात मेहनत करना है, हमको भी मेहनत कराना है, आपको भी मेहनत करना है, कंटिन्यू टेस्ट देना है, टेस्ट के सारे क्वेश्चन को याद करना है, ऐसा ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अब जुड़ने के लिए कंडीशन क्या है? 3000 आपको पे करना है। 3000 में आपको सारे मटेरियल मिलेंगे, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आता है और सारे टॉपिक्स के मिलेंगे। लगभग 45 से लेके 50 टॉपिक्स के मटेरियल मिलेंगे, जिसमें कैरेज होगा, वैगन होगा, LHP होगा, ICF होगा, वंदे भारत एक्सप्रेस भी होगा, UIC भी होगा, IR20 भी होगा, ये सारे होंगे। उसके बाद लीव रूल्स होगा, पासपिटी रूल्स होगा, डिसिप्लिन अपील रूल्स होगा, राजभाषा होगा, HOER होगा, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी होगा, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी होगा, इंसेंटिव होगा। ऐसे बहुत सारे हैं जिसको बोल बोल के हम थक जाएंगे, वो सारे मिलेंगे आपको, ठीक है। पहला तो हो गया, दूसरा भी हो गया मटेरियल, और दूसरा हो गया सारे टॉपिक्स का मटेरियल के साथ आपको 10 सेट प्रीवियस पेपर भी आपको दिए जाएंगे, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक अलग से फ़ोन नंबर भी दिया जाएगा। कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसको मैसेज कीजिएगा। जो जनरल नंबर पर करते हैं मैसेज, उससे कम समय में उसका सोल्यूशन वहाँ होगा, इसलिए अलग से नंबर भी प्रोवाइड कराया जाता है। एक रोल नंबर भी आपको दिया जाएगा, जिसका वैलिडिटी होगा कोर्स के वैलिडिटी के बराबर होगा। आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं उस एग्ज़ाम में आपके रिजल्ट तक उसका कोर्स का वैलिडिटी होगा। जब तक आप रिजल्ट नहीं ले आते हैं तब तक जितने भी मटेरियल बनेंगे, जितने भी मटेरियल अपडेट होंगे, जो भी क्वेश्चन करना है वो सब आपको यहाँ से कर सकते हैं। टेस्ट का सिर्फ अलग से फ़ी है, 100 पर मंथ है, ठीक है। टेस्ट का ऐसा क्वेश्चन बनता है 20 पेज, 22 पेज, 18 पेज का 200 का क्वेश्चन बनता है, और ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जिसको पढ़ने के बाद उसी में से सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं लगभग। और जो कम पड़ता है उसके लिए मटेरियल आप पढ़ लीजिएगा, बस काम हो जाएगा। जो टेस्ट हो चुके हैं वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो भी आप बाद में कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका कुछ फ़ी रखा गया है, वो भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। और इतना पढ़ लेते हैं तो कोई भी रिजल्ट आपका नहीं रोकेगा। आप फर्स्ट रैंक जो आने की जो परंपरा है अपने क्लास की,
उसमें आप भी खड़े उतरेंगे और आप भी वहाँ रिजल्ट फर्स्ट रैंक लाएंगे। ठीक है, तो उसका अलग से फ़ी है टेस्ट का 100 पर मंथ है। और हर टेस्ट प्रीवियस पेपर से लिया जाता है, उसी को मॉडिफाइड किया जाता है और बहुत ही खूबसूरती से टेस्ट ऐसा लिया जाता है कि आपको टेस्ट का क्वेश्चन भी याद हो जाएगा, ना चाहते हुए भी याद हो जाएगा। क्योंकि यदि आप सीरियसली टेस्ट देंगे तो 75% तो क्वेश्चन उसी समय आपको याद हो जाएगा विद आंसर। बाकी 25% जो बचेगा तो बाद में एक और PDF भेजा जाता है जिसका नाम रहता है विद आंसर। उसके बाद फिर जब 10 सेट कंप्लीट हो जाते हैं तो उसका एक वॉल्यूम तैयार किया जाता है और उस वॉल्यूम में 10 सेट प्रीवियस प्लस आंसर होता है। तो उसको फिर एक बार पढ़िएगा तो इस बार तो एकदम पूरा कंप्लीट ही हो जाएगा और आप कहीं भी आपको फेल होने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से तैयारी कराई जाती है। यदि जुड़ना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिएगा और हमसे मैसेज में चैटिंग में लिखिएगा कि हम जुड़ना चाहते हैं और आपको जो फ़ी है वो हम पेड कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगले वीडियो में जल्द ही हम लोग मिलेंगे जिसमें बनाएंगे 31 से लेके 75 तक। फिलहाल जो है कल का टेस्ट का पूरा तैयारी करना है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।